गुड मॉर्निंग क्लास 11th। हम लोगों का लेसन था राम नरेश त्रिपाठी का पथिक। ठीक है ना। तो पथिक में हम लोगों ने 1, 2 और 3 हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। और इसके बाद में आता है नंबर आ जाता है फोर्थ नंबर आ जाता है। तो देखिएगा, फोर्थ में लिखा है वन उपवन गिरि भासान कुंज में वन उपवन गिर सान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नैन नीर झड़ते हैं, पड़ो लहर तट तरुगिरी नभ किरण जलद पर वा प्यारी, लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व मनोहर विमोहन प्यारी। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है ये प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की वाणी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज परम सुंदर अतिशय सुंदर है। तो कहते हैं वन उपवन, वन माने होता है जंगल, उपवन मीन्स होता है पहाड़, नहीं उपवन मीन्स होता है बगीचा, पहाड़ सॉरी। वन माने होता है जंगल, उपवन मीन्स होता है बगीचा, और गिरी मीन्स होता है पर्वत। सान कुंज में कुंज होते हैं जहाँ पर पेड़ लगे होते हैं, उनको कहते हैं। में मेघ बरस पड़ते हैं मतलब होता है कि वर्षा हो जाती है। मेघ बरस पड़ना एक मुहावरा भी है, मेघों का वर्षा मतलब मेघ बरसना मीन्स होता है वर्षा होना। मेरा आत्म प्रलय होता है, आत्म प्रलय मीन्स होता है भाव विभल हो जाना, भाव विभोर हो जाना। नयन नीर झड़ते हैं, नयन नीर झड़ने का मतलब होता है कि आंसू निकल आते हैं, मतलब आंसू बहते हैं, अश्रुधारा बहती है मतलब आँखों से। पड़ो लहर तट मीन्स किनारा, तृण माने होता है पेड़, नहीं तट मीन्स होता है किनारा, और तृण मीन्स होता है तिनका, तरु मीन्स होता है पेड़, गिरि मीन्स होता है पहाड़, नभ माने बादल, नभ माने आकाश, किरण जलद पर प्यारी, जलद माने होता है बादल। ठीक है। लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी, विश्व माने होता है संसार, विमोहन हारी माने होता है मुग्ध करने वाली। तो विश्व विमोहन हारी का मतलब हो जाता है विश्व को मुग्ध करने वाली, विमोहन हारी मतलब विश्व को मुग्ध करने वाली। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है ये प्रेम कहानी, जी में मतलब हृदय मन में है, अक्षर बन इसके बनूं विश्व की वाणी मीन्स होता है वाणी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। अतिशय माने होता है अत्यंत, अतिशय मीन्स होता है अत्यंत। तो देखिएगा, लिखा है वन उपवन गिरि सान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। इसमें प्रकृति के प्रेम की व्याख्या पर पूर्ण आस्था रखे हुए कवि कहता है, मतलब प्रेम की व्याख्या पर, मतलब प्रेम की जो व्याख्या है उस पर पूर्ण आस्था रखे हुए कवि कहता है। तो व्याख्या में लिखेंगे, पहला तो हो गया संदर्भ, फिर हो गया प्रसंग में लिखेंगे प्रकृति के प्रेम की व्याख्या करके उस पर पूर्ण आस्था रखे हुए कवि कहता है क्या, वन उपवन गिर सान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। पथिक नामक नायक जो है सागर के किनारे खड़ा हुआ और उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो रहा है, कि प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर मनोहर उज्ज्वल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। वह मतलब प्रकृति के इस अद्भुत जो सौंदर्य है वो नदी वहाँ पर सागर के तट पर खड़ा हुआ उसके सौंदर्य पर मुग्ध है, और प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर मनोहर उज्ज्वल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। तो प्रेम प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम
उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। प्रकृति का जो प्रेम, प्रकृति से उसका प्रेम पत्नी के प्रेम से उसे दूर ले जाता है। तो कहते हैं कि वन उपवन गिर सान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। प्रकृति के प्रत्येक कड़कड़ में, प्रकृति के प्रत्येक कड़कड़ में, वन में, उपवन में, पहाड़ में, गलियों में व प्रत्येक सतह पर वर्षा हो रही है। वन में मतलब जंगल में, उपवन में माने बगीचे में, गिरी माने पहाड़ में, गिरी माने होता है पहाड़ में, सान मीन्स होता है गलियों में, और कुंजों में चारों तरफ पानी मतलब प्रत्येक सतह पर वर्षा हो रही है। और ये सब देख करके कहते मेरा आत्म प्रलय होता है, नए नीर झड़ते हैं। और जब मैं इनको देख करके भावों से विभोर हो जाता हूँ, भाव विभल हो जाता हूँ, तो मेरे नैनों से अश्रुधारा बहने लग जाती है, तो मेरे नैनों से अश्रुधारा बहने लग जाती है। प्रकृति की इस कहानी को, जो प्रकृति की ये कहानी है, कहते पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। तो प्रकृति की जो ये कहानी है, इस कहानी को जो प्रत्येक लहर, समुद्र तट, तृण, पहाड़, वृक्ष और आकाश और सूर्य की किरणें व बादलों पर लिखी हुई है, जो पढ़कर के आनंद उठाना चाहिए। लिखा है पढ़ो इसको। कहते हैं किनारे पर, तट माने किनारा, तृण माने होता है तिनका, तरु माने पेड़, गिरी माने पहाड़, नभ माने आकाश और किरण जलद पर प्यारी, इनके ऊपर इस विश्व की मनोहर जो कहानी है वो लिखी हुई है, मनोहर कहानी लिखी हुई है। इसे पढ़ करके आनंद उठाओ, इसे पढ़कर आनंद उठाओ। ये कहानी बहुत ही मधुर है और संपूर्ण संसार को मुग्ध करने वाली है। मतलब ये कहानी बहुत मधुर है और संपूर्ण संसार को मुग्ध करने वाली है। जी में है अक्षर बन इसके, बनूं विश्व की वाणी, इस और मेरे जी में आता है कि कहते हैं ये जो प्रकृति की जो प्रेम कहानी है अत्यंत मनोहारी है। वो पथिक कहता है कि मेरा मन जो है इस कहानी का अक्षर बन करके, वो इस कहानी का अक्षर बन करके संपूर्ण विश्व की वाणी बनना चाहता है। ऐसी वाणी बनना चाहता है जो कि स्थिर हो, पवित्र हो और आनंद प्रदान करने वाली हो। देखिए स्थिर है, पवित्र माने, पवित्र मीन्स होता है पवित्र, मतलब पवित्र मीन्स पवित्र वाणी मतलब होता है वाणी, और आनंद प्रवाहित, आनंद करने वाली हो और सदा शांति सुख करे, शांति देती हो और सुखकारी हो। आहा प्रेम का राज परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। तो कहते हैं कि वो कहता है कि मतलब कि मेरा मन इस कहानी का अक्षर बन करके संपूर्ण विश्व की वाणी बनना चाहता है। ऐसी वाणी जो स्थिर है, मतलब जो शाश्वत है मतलब चिरस्थायी है और उज्जवल भी है, पवित्र है, आनंद देने वाली है और शांत प्रदायनी है, शांति देती है और सुखकारी भी है और सुख देने वाली है। यह प्रकृति प्रेम का राज्य जो है अत्यंत सुंदर है, मधुर है और अत्यंत मनोहारी है। आहा प्रेम का राज्य, प्रेम का राज्य जो है परम सुंदर है और आनंद प्रदान करने वाला है, यह अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। मतलब प्रकृति प्रेम का राज्य जो है अत्यंत सुंदर है, मनोहर है और अत्यंत मनोहारी है, अत्यंत मन को सुख शांति प्रदान करने वाला है। तो इसमें स्वच्छंदतावादी जो इस रचना में प्रेम की स्वच्छंदता, भाषा की व कल्पना की स्वच्छंदता का अद्भुत संयोग देखने को मिलता है। कहते हैं स्वच्छंदतावादी इस रचना में, मतलब स्वच्छंदता मतलब स्वतंत्रता, स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम की स्वच्छंदता और भाषा की कल्पना का और स्वच्छंदता का अद्भुत संयोग देखने को प्राप्त होता है। भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग जो है देखने को प्राप्त होता है। ठीक, तो ये जो हैं
अब इसमें लिखिएगा, देखिए थर्ड नंबर तो लिखा था, जब गंभीर तम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, अस्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो ये जो थर्ड नंबर वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, फिर से हम आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं, इसमें भी आप पढ़िएगा। अर्धनिशा मीन्स क्या होता है, आधी रात्रि। तम माने होता है अंधकार। अंतरिक्ष मीन्स होता है दोनों पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान। तो सा स्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। सा स्मित बदन जगत का स्वामी का मतलब होता है हंसते हुए संसार का स्वामी। सा स्मित मतलब हंसते हुए इस संसार का स्वामी, मृदु गति से मतलब धीमी गति से आता है, तट पर खड़ा होकर के गगन गंगा की मधुर गीत गाता है। तो देखिएगा कि जब अर्धरात्रि में गहन अंधकार आकाश को पूर्ण रूप से ढक लेता है, अर्धरात्रि में गंभीरतम मतलब गहन अंधकार जो होता है जग को ढक लेता है, जब आधी रात में गहन अंधकार सारे संसार को पूर्ण रूप से ढक लेता है, तब अर्थात मतलब कि ढक लेता है मतलब अर्थात चारों ओर अंधेरा छा जाता है। अंतरिक्ष में चारों तरफ तारे ही तारे दिखाई देते हैं। अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिड़का देता है और अंतरिक्ष पर चारों ओर तारे ही तारे दिखाई देते हैं। सा स्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। सा स्मित बदन जगत का स्वामी मतलब होता है कि हंसते हुए संसार का स्वामी सूर्य जो होता है, हंसते हुए संसार का स्वामी जो है सूर्य धीरे धीरे धीमी धीमी मुस्कुराहट फैलाता हुआ आता है, मतलब धीमे धीमे मधुर गति से आता है और तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है और आकाश गंगा के मीठे गीत स्वर में आकर के गाने लग जाता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र बेहंस देता है। उससे विमुग्ध होकर के मतलब उसके पथिक जो है तट पर खड़ा हुआ क्या करता है, जब वो गीत गाता है तो पथिक तट पर खड़ा हुआ उन गीतों को सुनता है, ठीक है ना। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो जब वो सूर्य जो होता है आकाश गंगा के मीठे गीत जो है स्वर में गाता है, तो मैं तट पर खड़ा हुआ मैं उन गीतों को सुनता हूँ, उन गीतों को अनुभव करता हूँ और सूर्योदय को देखता हूँ और उसकी मृदु गति को निहार करके मतलब धीरे धीरे उसके आने को देख करके मैं आनंदित हो जाता हूँ। तो उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र बेहंस देता है। कहते हैं इसी सूर्य के आगमन को देख करके उससे विमुग्ध हो करके वो चंद्रमा जो है हंसने लग जाता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है और वृक्ष जो होते हैं अपने विभिन्न पत्तियों के द्वारा पुष्पों के द्वारा अपने शरीर की वो शोभा बढ़ाते हैं। अर्थात सूर्योदय हो जाने पर वृक्ष भी खिल उठते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उड़ते हैं। पक्षी जो है अपने हर्ष को मतलब अपनी खुशी को संभाल नहीं सकते हैं, इसीलिए वे मीठे स्वर में चहचहाने लग जाते हैं मतलब बोलने लग जाते हैं। फूल सांस लेकर सुख की आसानंद महक उड़ते हैं और फूल जो क्या करते हैं, फूलों को भी सूर्योदय से सुख की सांस मिलती है और वे आनंदित होकर के महकने लग जाते हैं। कहते हैं जब सूर्योदय होता है तो फूल जो होता है, जो कली होती है फूल बन जाती है, मतलब क्या होता है उसको फूल खिल जाना मतलब होता है हंस देना। फूल सुख की सांस लेते हैं और फूल जो होते हैं खिल उठते हैं। अर्थात सूर्योदय होने पर प्रकृति में अनेकों परिवर्तन आ जाते हैं और सभी प्रसन्नता से भर उठते हैं ठीक। तो देखिएगा ये नंबर थर्ड हो गया। नंबर थर्ड और फोर्थ मैंने करा दिया आपको। अब इसमें आते हैं क्वेश्चंस में आता है देखिएगा कि पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है। कहते हैं पथिक का मन जो है कहाँ विचरना चाहता है। पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है, तो पथिक का मन करता है कि मैं नीले समुद्र के ऊपर
मैं नीले समुद्र के ऊपर, देखिए इसमें लिखा है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? तो पथिक का मन करता है कि नीले समुद्र के ऊपर, नील गगन के बीच, नीले समुद्र के ऊपर और नीले गगन के बीच में बैठ करके, नीले समुद्र के ऊपर और नीले गगन के नीचे, नीले गगन के नीचे बीच अंतरिक्ष में घन पर बैठ करके मैं विचरण करूं, ताकि वहाँ घूम करके मैं प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को देख करके, ताकि प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को देख करके मैं आनंदित होता रहूं। मैं मतलब होता है मैं प्रसन्न होता रहूं। क्या? पथिक का मन करता है कि नीले समुद्र के ऊपर और नीले गगन के बीच में, नीला समुद्र और ऊपर नीला गगन, उसके बीच में बैठ करके, उसके बीच अंतरिक्ष में बैठ करके, मतलब जो होता है अंतरिक्ष क्या होता है? पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान होता है अंतरिक्ष। तो नीला, नीचे है नीला समुद्र और ऊपर है नीला गगन, ऊपर गगन। तो वो कहता है नीले समुद्र के नीचे, मतलब नीले समुद्र के ऊपर और नीले गगन के बीच में, बीच अंतरिक्ष में मैं घन पर बैठ करके विचरता रहूं और प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को देख करके मैं प्रसन्न होता रहूं। प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को देख करके मैं प्रसन्न होता रहूं। ठीक। अब देखिएगा सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग किया गया है। सूर्योदय वर्णन के लिए, सस्मित वदन जगत का स्वामी तट पर खड़ा हुआ, सस्मित वदन जगत का स्वामी मतलब हंसता हुआ इस संसार का स्वामी। देखिए अभी हमने यहाँ पर पढ़ाया है कि सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदुगति से आता है, मृदुगति से आता है। तो सूर्योदय वर्णन के लिए, सस्मित वदन जगत का स्वामी तट पर खड़ा हुआ, गगन गंगा को के वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों में तन का सजना, पक्षी हर्ष संभाल ना सकते, फूलों का सांस लेकर के सुख की आनंद लेकर के महकना आदि बिंबों का उसने प्रयोग कर दिया है। मतलब देखिएगा लिखा है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदुगति से आता है, मृदुगति से आना, और वृक्ष विविध पत्तों से, वृक्ष का विविध पत्तों और पुष्पों से तन को सजा लेना, मतलब तन की शोभा बढ़ा लेना, और पक्षियों का हर्ष प्रसन्नता को संभाल न सकना है, और सांस, और जो है फूल जो हैं फूलों का सुख की सांस लेना और आनंद से चहक उठना, और ये आदि बिंबों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यहाँ पर इस प्रकार के बिंबों का प्रयोग किया गया है। ठीक। आगे देखिए लिखा है, आशय स्पष्ट कीजिए। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदुगति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो इस संसार को जो हंसाता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मतलब हंसते हुए जगत का स्वामी, मतलब होता है सूर्य। सूर्य जो है मृदुगति से आता है, इस संसार को जो हंसाता है, गति प्रदान करता है, वह है सूर्य है। आकाश गंगा के तट पर खड़ा हुआ, तट पर खड़ा गगन गंगा के, गगन में सोता है आकाश, आकाश गंगा के तट पर खड़ा हुआ, आकाश गंगा के तट पर खड़ा होकर के सूर्य, आकाश गंगा के तट पर खड़ा हुआ जो सूर्य होता है, अपनी किरणें बिखेरता है। तट पर खड़ा गंगा के मधुर गीत गाता है, अपनी किरणों को बिखेरता है। इस कविता के अंश में सूर्य की महत्ता का वर्णन किया गया है, सूर्य की महत्ता का वर्णन किया गया है। लिखा है, आशय स्पष्ट करिए। सस्मित वदन जगत का स्वामी मीन्स क्या होता है? हंसता हुआ जगत का स्वामी मतलब होता है सूर्य। सूर्य जो है मृदु गति से आता है, कहते इस संसार को जो हंसाता है वह है सूर्य, और जो गति प्रदान करता है वह भी सूर्य है। आकाश गंगा के तट पर खड़ा हुआ सूर्य जो है, आकाश गंगा के तट पर खड़ा होकर के सूर्य अपनी किरणों को बिखेरता है। तो इस काव्यांश में सूर्य की महत्ता का जो है
सूर्य की महत्ता का प्रतिपादन यहाँ पर किया गया है। प्रतिपादन मीन्स होता है वर्णन, इस मतलब सूर्य का वर्णन, सूर्य की महत्ता का वर्णन किया गया है। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है ये प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके, बनूं विश्व की वाणी। तो प्रकृति की प्रेम कहानी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्रकृति की प्रेम कहानी का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि प्रकृति प्रेम अत्यंत मनोहर, प्रकृति का प्रेम जो होता है अत्यंत मनोहर और उज्जवल होता है। तो पथिक गंगा वहाँ पर खड़ा है, तट पर खड़ा हुआ है, तो उसके मन की इच्छा है कि वह इस प्रेम कहानी का अक्षर बनकर, के प्रत्येक व्यक्ति की वाणी बन जाए, प्रेम कहानी का अक्षर बनकर के प्रत्येक व्यक्ति की वाणी बन जाए, अर्थात सभी की जुबान पर पथिक का ही नाम हो। यह उस कहानी का एक एक शब्द बनना चाहता है। देखा है ना, कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है ये प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके, बनूं विश्व की वाणी। तो यहाँ पर प्रकृति की जो प्रेम कहानी है उसका वर्णन किया गया है कि प्रकृति का जो प्रेम होता है अत्यंत मनोहर होता है, उज्ज्वल होता है। तो पथिक के मन में बार बार ये इच्छा आती है कि मैं भी इस प्रेम कहानी का एक एक अक्षर बन करके प्रत्येक व्यक्ति की मैं वाणी बन जाऊँ, अर्थात सभी की जुबान पर किसका नाम हो, सभी की जुबान पर पथिक का ही नाम हो। इसलिए वह इस कहानी का एक शब्द बन जाना चाहता है, एक कहानी का एक शब्द बन जाना चाहता है। कि वो चाहता है कि मतलब प्रकृति प्रेम जो है अत्यंत मनोहर और उज्ज्वल है, पथिक के मन में इच्छा है कि वो भी एक प्रेम कहानी का एक अक्षर बन जाए, और ये कहानी जो है अर्थात ये कहानी का जो अक्षर है, कहानी जो है सभी की जुबान पर हो, कहानी जो है सभी की जुबान पर हो, और वह इस कहानी का एक एक शब्द बनना चाहता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है। ऐसे नाउदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए लिखेंगे। देखिए, प्रथम जो काव्यांश है, प्रकृति के सुंदर वेश पर पथिक मोहित हो जाता है। प्रकृति के सुंदर वेश पर पथिक मोहित हो जाता है, वह वहीं उसी के साथ में विचरना चाहता है, कहते हैं ना, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, गति के सम्मुख रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारद वाला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। तो जो प्रथम काव्यांश है इस काव्यांश में प्रकृति के सुंदर वेश पर, प्रकृति जो उसने सुंदर वेश धारण कर रखा है, रंग बिरंग निराला, रंग बिरंगा जो उसने वेश धारण कर रखा है, उस पर पथिक जो है मोहित हो जाता है। वह उसी के साथ में विचरना चाहता है, वह उसी के साथ में घूमना चाहता है। अच्छा, दूसरा देशी काव्यांश लिखा है, देखिए लिखा है, रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरूं बैठ फिरूं मैं जी भर के। तो जो दूसरा काव्यांश लिखा है उसमें देखिएगा कि रत्नाकर गर्जन करता है, कि समुद्र की गर्जना करना, और मलया नील का बहना, मतलब मलय पर्वत की तरफ से आने वाली ठंडी ठंडी हवा का बहना, पथिक को अपने पास बैठने के लिए उकसा रहा है। मतलब ये जो दूसरा काव्यांश है, इसमें रत्नाकर मीन्स क्या होता है, समुद्र। तो समुद्र की गर्जना करना, रत्नाकर गर्जन करता है, समुद्र का गर्जना करना, और मलय पर्वत से आने वाली ठंडी ठंडी हवा का बहना पथिक को अपने पास बैठने के लिए बार बार उकसाता है। ठीक, अब देखिए आता है तीसरा काव्यांश। तीसरे काव्यांश में, निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा,
लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। तो तीसरा जो काव्यांश लिखा है उसमें सूर्य की किरणों के द्वारा, उसमें लिखा है देखो, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। रत्नाकर ने मतलब समुद्र ने, सूर्य की किरणों के द्वारा समुद्र के तल पर सुंदर सड़क का निर्माण करना लक्ष्मी की सवारी के आगमन के लिए होता है। ठीक है, देखिए सूर्य की किरणों के द्वारा समुद्र तल पर सड़क का निर्माण करना, मतलब सूर्य की किरणों के द्वारा सुंदर सड़क का निर्माण करना लक्ष्मी की सवारी के आगमन के लिए होता है। लक्ष्मी की सवारी के आगमन के लिए होता है। ठीक है, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की या सवारी, लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए होता है। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। सूर्य की किरणों के द्वारा समुद्र के तल पर सड़क का निर्माण करना लक्ष्मी की सवारी के आगमन के लिए होता है। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट आता है चतुर्थ में क्या कहते हैं। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। तो इस काव्यांश में समुद्र का गंभीर पथिक को अपनी ओर आकृष्ट करना, पथिक जो है अपनी प्रेमिका से भी इसी भाव को महसूस करने के लिए कहता है। मतलब समुद्र का गंभीर पथिक को अपनी ओर आकृष्ट करता है और पथिक अपनी प्रेमिका से भी इसी भाव को महसूस करने के लिए कहता है। लिखा है ना, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी, कि मतलब इससे बढ़कर के कोई और सुख नहीं है। तो प्रेमिका से भी इसी भाव को स्वीकार करने के लिए वो कहता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट जो लिखा है फिफ्थ में, जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो इस काव्यांश में रात्रि का जो अंधकार है लिखा है गंभीरतम अर्धनिशा में, जब अर्धरात्रि का जो अंधकार है वो सारे संसार को आकर के ढक लेता है। मतलब सारे संसार को ढक लेता है, मतलब होता है कि जब रात्रि हो जाती है चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, तो तभी सूर्य जो होता है अपनी रोशनी, तब सूर्य की रोशनी से सुबह हो जाती है। अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है और अंतरिक्ष पर सब जगह तारे दिखाई देने लग जाते हैं। और उस समय जगत का जो स्वामी होता है सूर्य मृदु गति से धीरे धीरे अपनी चाल से आता है और तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो सारा रात्रि का जो अंधकार है सारे विश्व में आच्छादित है, मतलब सारे विश्व में अंधकार फैल गया है। तभी सूर्य की रोशनी से सुबह हो जाती है और पथिक जो होता है प्रसन्न भाव से प्रकृति को निहार लेता है। तो प्रकृति के कड़ कड़ की ये प्रेम कहानी जो है पथिक को अपनी ओर आकृष्ट करती है। मतलब प्रकृति के जो कड़कड़ की ये जो कहानी लिखा है ना, कई स्थानों पर मनुष्य के रूप में देखा गया है। ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए लिखे। तो कहते हैं प्रकृति के कड़कड़ की प्रेम कहानी ये पथिक को जो है अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है और वह अपनी पत्नी के प्रेम को भूल करके प्रकृति के प्रेम में लिप्त हो जाता है, मतलब उसी में डूब जाता है। तो ये कहानी जो है मतलब जो प्रेम कहानी है
जो प्रकृति के कड़कड़ की प्रेम कहानी पथिक को अपनी ओर आकृष्ट करती है। और ये प्रकृति का जो प्रेम होता है ये पथिक को अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है, अपनी पत्नी के प्रेम से वह उसे दूर ले जाता है। ठीक, तो इसके बाद में अब हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट डे बेटा। अब ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं और जो अर्थ पढ़ाया है आप उनका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट देखिएगा, जैसे फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर, ये एक हो गया। और जब गंभीर तम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, ठीक है। और फोर्थ नंबर में वन उपवन गिरसान कुंज से मेघ बरस फिरते हैं, ये हो गया। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन हैं ये आपको लर्न करने हैं, पढ़ने भी हैं साथ साथ में। जो मेन है, जैसे फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर है और फिफ्थ नंबर है। और उसके बाद में वन उपवन गिरसान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। तो ये अपने आप को इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और ये जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं इनको भी आप एक बार नोट करके उनका रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय।